Subscribe now. The Hidden Warrior प्रेम एप 11 to 15 एपिसोड 11 राम सहाय से बड़तामी जी। वैद्य देव दत्ता के रुपए न लेने का कारण केवल उसकी मेहनत नहीं बल्कि कुछ और भी था। वैद्य देव दत्ता का मानना था कि जिस इंसान ने अधूरी जानकारी के होते हुए ऐसी विद्या को सीख लिया जिसे कोई भी नहीं सीख सकता था तो होना हो वह इंसान आगे चलकर बहुत बड़े काम करेगा। इसीलिए वैद्य देव दत्ता ने प्रेम से रुपए नहीं लिए। रही बात देवकला और सुमति की तो उन दोनों को नहीं पता था कि उनके सामने खड़ा ये लड़का कौन है, लेकिन जिस हिसाब से उसने पुनर्गठन विद्या को सीखा था वह सच में आश्चर्यजनक था। इसीलिए सुमति जो कि पहले इस लड़के के बारे में जानना चाहती थी अब वही उसकी जिद बन गई थी। सुनती अपने मन में पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, मैं इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करके ही रहूंगी, फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वैद्य देव दत्ता के मना करने पर प्रेम सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली वापस अपने पास रख लेता है। उसकी फितरत वैसे भी किसी को रुपए देने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रेम अपने दिल पर पत्थर रखकर वैद्य देव दत्ता को रुपए दे रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपनी तरफ से उसे रुपए देने के लिए मना कर दिया तो भला प्रेम उन पैसों को कैसे छोड़ देता। प्रेम वापस अपने रुपए रखते हुए वैद्य देव दत्ता के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, वैद्य जी आपने मेरी जो भी मदद की है उसके लिए शुक्रिया, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहने के बाद प्रेम अपनी बैसाखी को वहीं पर छोड़कर वहां से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर वैद्य देव दत्ता प्रेम को रोकते हुए पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। वैद्य देव दत्ता की बात सुनकर प्रेम चलते चलते रुक जाता है और पीछे मुड़कर वैद्य देव दत्ता की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, प्रेम प्रताप सिंह। इतना कहकर प्रेम वहां से बिना पीछे मुड़े चला जाता है। प्रेम का नाम सुनकर देवकला नाम को दोहराते हुए कहती है, प्रेम प्रताप सिंह, और उसके बारे में याद करने की कोशिश करने लगती है कि उसने इस नाम को कहाँ सुना है। तभी उसको कुछ याद आता है। देवकला हैरान होकर उस तरफ देखती है जहाँ से प्रेम गया था। देवकला के साइड में खड़ी सुमति देवकला के हैरानी भरे चेहरे को देखते हुए उससे पूछती है, देवकला क्या हुआ। देवकला उसे तरफ उंगली उठाते हुए कहती है, जिस तरह प्रेम गया था वह प्रेम प्रताप सिंह है। जिस पर सुमति अपना सर हो में हिला देती है और कहती है, हो मैंने भी उसका नाम सुना, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो। जिसके जवाब में देवकला सुमति की तरफ देखते हुए कहती है, अरे सुमति, वह और कोई नहीं बल्कि महाराज का सबसे छोटा पुत्र और इस राज्य का सबसे छोटा राजकुमार प्रेम प्रताप सिंह था, जिसे हम लोगों में से किसी ने नहीं पहचाना। देवकला के ऐसा कहते ही सुमति और वैद्य देव दत्ता को भी याद आता है कि हाँ, सच में महाराज के सबसे छोटे पुत्र का नाम भी प्रेम प्रताप सिंह था। और उन लोगों को ये भी सुनने में आया था कि पिछली रात को प्रेम प्रताप सिंह के ऊपर पहाड़ी पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। और आज वही लड़का वैद्य देव दत्ता की वैद्यशाला में अपना उपचार करवाने आया था और उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचान पाया। प्रेम के बारे में सोचते हुए वैद्य देव दत्ता के हाथ पैर ठंडे हो गए थे। उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के के बारे में उन्होंने न जाने कैसी कैसी अफवाहें सुनी थी वह लड़का उन अफवाहों से बिल्कुल अलग था। वह तो वैद्य देव दत्ता से भी कुशल वैद्य था और उसकी प्रतिभा भी आम लोगों से बहुत अधिक थी। उसने ऐसी वैद्या को सीखा था जिसे आज तक कोई नहीं सीख पाया था। कुछ देर वैद्य देव दत्ता के कमरे में शांति रहती है, फिर देवकला जल्दी से कमरे के बाहर जाते हुए कहती है, मैं युवराज प्रेम से माफी मांगने जा रही हूँ। देवकला को इतनी जल्दी बाहर जाता हुआ देखकर सुमति और वैद्य देव दत्ता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वह भी कमरे से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। उन तीनों में से कोई नहीं जानता था कि अगर भविष्य में ये लड़का सम्राट बन गया तो उनके इस किए की सजा क्या देगा, इसीलिए अभी ही उससे माफी मांगना सही रहेगा। राम सहाय जो प्रेम के अंदर जाने के बाद से ही वैद्य देव दत्ता के कमरे के सामने बैठकर प्रेम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जब बहुत देर तक प्रेम कमरे से बाहर नहीं आया तो राम सहाय खुद ही अंदर जाकर प्रेम के बारे में पता करने के लिए उठ जाता है। लेकिन जैसे ही राम सहाय वैद्य देव दत्ता के कमरे का दरवाजा खोलता उससे पहले ही एक खूबसूरत और नौजवान लड़का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है और राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, चलो अब हमें चलना चाहिए। राम सहाय किसी अनजान के मुंह से अपने लिए हुक्म सुनकर पहले तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर उसे वह आवाज जानी पहचानी लगती है। राम सहाय हैरान होकर प्रेम की तरफ देखने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मालिक जो इतने सालों से इतने अकेले और ऐसे रूप के हो गए थे मानो उन्हें किसी ने समय की परतों के नीचे छिपा दिया हो, लेकिन आज वही इंसान अपनी सभी परतों को खोलकर सामने आया हो। राम सहाय को ऐसे भूत की तरह खड़ा देखकर प्रेम उसके सामने हाथ हिलाते हुए कहता है, राम सहाय अब हमें चलना चाहिए। दोबारा से चलने की बात सुनकर राम सहाय तुरंत अपना सर हाँ में हिलता है और वैद्यशाला के बाहर की तरफ निकल जाता है। जब तक वैद्य देव दत्ता, देवकला और सुमति बाहर आए तब तक प्रेम राम सहाय के साथ अपनी टूटी फूटी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वहां से अपने घर की तरफ निकल चुका था। वैद्य देव दत्ता अपने कमरे से बाहर आकर एक लड़के से पूछते हैं, अभी अभी जो लड़का मेरे कमरे से बाहर आया था वह कहाँ गया। जिसके जवाब में लड़का रोड के दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है,
वैद्य जी, वह तो अपनी टूटी हुई खटारा घोड़ा गाड़ी पर बैठकर यहाँ से चला गया है। क्या उसने कोई चीज चोरी की है? मुझे तो पहले से ही शक। लेकिन इससे पहले वह लड़का आगे कुछ कहता, वैद्य देवदत्ता जोर से उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अपने बेकतार के दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। इतना कहकर वैद्य देवदत्ता उस ओर देखने लगते हैं जहां से प्रेम की घोड़ा गाड़ी गई थी। अब प्रेम के चले जाने के बाद वैद्य देवदत्ता के पास वापस अपने कमरे में लौट जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वह वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और मरीजों को देखने लगते हैं। इधर सुमति और देवकला एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वह भी उसी दिशा की तरफ चले जाते हैं जहाँ प्रेम गया था। प्रेम अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने उसी महल की तरफ जा रहा था जो उसके पिता ने उसे महल से बाहर निकालने के बाद दिया था। वैसे तो कहने के लिए वह एक महल था, लेकिन जो इंसान उस घर में रह रहा था उसे पता था कि वह महल कम और खंडहर ज्यादा था। प्रेम की घोड़ा गाड़ी के पीछे पीछे ही देवकला की घोड़ा गाड़ी भी चल रही थी। सुमति देवकला की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, देवकला, क्या राजकुमार प्रेम तुम्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं? अगर ऐसा है तो उनसे माफी मांगना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। सुमति की बात सुनकर देवकला अपना सर हाँ में हिला देती है। असल में सुमति को प्रेम से माफी मांगने की ज्यादा जल्दी नहीं थी जितना उरो प्रेम के बारे में जानने में खुशी मिलती, लेकिन देवकला सुमति के विचारों से बिल्कुल अनजान थी। रही बात प्रेम की, तो प्रेम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कोई उसकी घोड़ा गाड़ी का पीछा कर रहा है, इसीलिए प्रेम सीधे अपने घर में आ जाता है जहां पर वह रहता था। घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरने के बाद प्रेम सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है। असल में प्रेम ने पुनर्गठन विद्या को इस दुनिया की पुनर्गठन विद्या और अपने पिछले जीवन की आधुनिक तकनीक से मिलकर बनाया था, जिससे उसे नई बनाई हुई विद्या को सिखाने में ज्यादा समय नहीं लगा था। वैसे भी जब उसने पहले एक बार उस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक को सीखने की कोशिश की थी तब वह काफी छोटा था, लेकिन अब उसके सामने वह भी दिक्कत नहीं थी। रही बात वैद्यशाला के पुस्तकालय की, तो प्रेम जैसे ही पुस्तकालय के अंदर प्रवेश करता है उसके सामने बहुत सारी चिकित्सा से जुड़ी हुई पुस्तक रखी हुई थी, जिन्हें देखकर प्रेम एक लंबी सांस लेता है और अपने हाथ में पुनर्गठन विद्या की किताब को देखता है, जिसके बाद प्रेम ध्यान लगाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। ध्यान में बैठने के बाद प्रेम उस विद्या को याद करने लगता है जो कि उसने अपने बचपन में सीखी थी। उसे वह विद्या अच्छी तरह से याद थी, जिसके बाद प्रेम अपने सामने रखी हुई किताब की विद्या को पढ़ता है और उन दोनों विद्या को एक साथ पढ़कर उन्हें सिद्ध करने लगता है। जैसे जैसे प्रेम पुनर्गठन विद्या के मित्रों को पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके चारों तरफ 5 तत्वों की एक एक लकीर दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे वह 5 लकीरें बड़ी होने लगती हैं और देखते ही देखते प्रेम का पूरा शरीर उन 5 रंगों की लकीरों में ढक जाता है। इसके बाद प्रेम का पूरा शरीर कांपने लगता है और देखते ही देखते वह 5 रेखाएं प्रेम के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिसके बाद प्रेम का शरीर 5 रंगों की ऊर्जा में चमकने लगता है और देखते ही देखते प्रेम के शरीर की बनावट अपने आप बदलने लगती है और फिर कुछ देर बाद प्रेम के शरीर से निकलने वाली 5 रंगी ऊर्जा भी अपने आप गायब हो जाती है और प्रेम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। अपनी जगह पर खड़े होने के बाद प्रेम अपने हाथ पैर और अपने चेहरे को छूकर देखता है। वह समझ जाता है कि उसका प्रयास सफल रहा। उसके बाद प्रेम पुस्तकालय में रखी हुई वैदिक चिकित्सा से जुड़ी हुई सारी किताबें को एक एक करके ऊपर से पढ़ने लगता है। उसे पहले से ही बहुत सारा ज्ञान था, बस उस इस योग की चिकित्सा पद्धतियों के बारे में थोड़ा सा जानना की जरूरत थी, इसलिए प्रेम को वह सारी किताबें पढ़ने में अधिक समय नहीं लगता है। जिसके बाद प्रेम उस पुस्तकालय से बाहर आ जाता है। इधर पुस्तकालय में हुई अपने 7 चीजों को याद करते हुए प्रेम एक गिलास में पानी डालकर पूरा एक ही बार में पी जाता है। तभी कमरे से बाहर राम सहाय की आवाज आती है जो किसी से कह रहा था, देवकला जी, छोटे राजकुमार इस समय ठीक नहीं है, इसीलिए वह आपसे नहीं मिल सकते हैं। राम सहाय की बात सुनकर देवकला को गुस्सा आने लगता है। वह राम सहाय पर थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, मैंने अभी अभी छोटे राजकुमार को वैद्य देवदत्ता की वैद्यशाला से बाहर आते हुए देखा है और तुम कह रहे हो कि वह ठीक नहीं है। आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह। असल में राम सहाय अच्छे से जानता था कि ये दोनों लड़कियां उस वक्त वहीं पर थी जिस वक्त प्रेम वैद्य जी के पास अपना उपचार करवाने के लिए गया था, लेकिन प्रेम ने अपने कमरे में जाने से पहले राम सहाय से कह दिया था कि कोई भी उससे पूछे तो बता देना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और राम सहाय ठीक वैसा ही कर रहा था। देवकला घर के अंदर की तरफ देखते हुए राम सहाय से कहती है, जाओ और अपने राजकुमार से कहो कि सेनापति की बेटी उनसे मिलने आई है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो इसके नतीजे तुम अच्छी तरह से जानते हो कि क्या होंगे। देवकला राम सहाय से ये सब कह रही होती है, तभी किसी की आवाज आती है, मैंने नहीं सोचा था कि सेनापति की बेटी अपने से बड़ों की इज्जत भी करना नहीं जानती है। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर। 12 प्रेम की पहली चोरी। आवाज सुनकर देवकला और सुमति दोनों अंदर की तरफ देखते हैं जहां से आवाज आई थी।
उन दोनों को दिखाई देता है प्रेम का खूबसूरत चेहरा। प्रेम को वहां पर आता हुआ देखकर राम सहाय साइड में खड़ा हो जाता है। प्रेम धीरे कदमों से बढ़ता हुआ देवकला और सुमति के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। उनके सामने आकर प्रेम कहता है, देवकला जी क्या मैंने ठीक कहा? प्रेम की बात सुनकर देवकला हकलाने लगती है। प्रेम का सवाल सुनकर देवकला को समझ नहीं आ रहा था कि वह प्रेम को क्या जवाब दे, लेकिन देवकला खुद को संभाल लेती है और प्रेम की तरफ देखते हुए कहती है, राजकुमार प्रेम, हम दोनों वैद्यशाला में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए आपसे माफी मांगने आए हैं। इतना कहकर देवकला सुमति की तरफ इशारा कर देती है। खुद का नाम आते ही सुमति अपने बालों को अपने कानों के पीछे करके कुछ कहने वाली होती है। तभी उसकी नज़र प्रेम पर पड़ती है, जो एक बार उसकी तरफ देखता है, लेकिन सुमति के कुछ कहने से पहले ही वह अपना चेहरा वापस देवकला की तरफ कर लेता था। प्रेम की हरकत देखकर सुमति का खून खोल जाता है। वह भले ही देवकला की तरह सुंदर ना हो, लेकिन उसको पसंद करने वालों की कमी नहीं थी। लेकिन उसके सामने खड़ा ये लड़का तो उसे ठीक से दाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। सुमति चाहे जितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन प्रेम के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए सुमति जैसे तैसे करके खुद को शांत करती है और प्रेम की तरफ देखते हुए कहती है, जी राजकुमार, देवकला बिल्कुल सच कह रही है। सुमति की बात सुनकर प्रेम सुमति की तरफ देखकर बस अपना सर हाँ में हिला देता है, लेकिन कुछ कहता नहीं और फिर से देवकला की तरफ देखने लगता है। प्रेम को फिर वही हरकत करता हुआ देखकर सुमति एकाह बरती है। वह समझ गई थी कि इस राजकुमार से सामने वह चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुमति की बात सुनकर भी प्रेम को शांति से अपनी तरफ देखते देखकर देवकला थोड़ी शर्मा जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है। देवकला को शर्माता हुआ देखकर प्रेम मुस्कुराते हुए देवकला के थोड़ा पास आता है और उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए प्रेम देवकला के गले पर अपना हाथ फेरने लगता है। प्रेम के इतने पास आने पर देवकला को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसीलिए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। देवकला की बंद आंखों को देखकर प्रेम मुस्कुराते हुए अपना हाथ वापस खींच लेता है और फिर सुमति की तरफ देखता है, जो उसी की तरफ देख रही थी। प्रेम सुमति के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी धीमी मगर मदहोश कर देने वाली आवाज में सुमति के कानों में कहता है, और तुम भी मुझसे माफी मत मांगो, कोई बात नहीं। और इतना कहकर प्रेम सुमति की गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। किसी अनजान पुरुष के स्पर्श से सुमति की आंखें बंद हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे वह एहसास होना भी बंद हो जाता है और जब सुमति और देवकला अपनी आंखें खोलती है तो प्रेम ठीक उनके सामने खड़ा था। प्रेम मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों को देखकर कहता है, कोई बात नहीं, तुम लोगों को मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूँ। प्रेम की बात सुनकर देवकला और सुमति दोनों राहत की सांस लेती हैं। सुमति और देवकला को नहीं लगा था कि प्रेम उन्हें इतनी जल्दी माफ कर देगा, लेकिन जब प्रेम ने खुद ही कह दिया था कि वह उनसे नाराज नहीं है तो वहां पर रुकने का और कोई फायदा नहीं था। देवकला प्रेस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, राजकुमार प्रेम, अब हमें चलना चाहिए, हमें महाराज के जन्मदिन की तैयारी करनी है। जाने की बात सुनकर सुमति थोड़ा परेशान हो जाती है। वह प्रेम से और बात करना चाहती थी और उसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन अभी वापस जाने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं था। इसलिए सुमति भी प्रेम की तरफ देखकर बस मुस्कुरा देती है। अभी जो कुछ देर पहले प्रेम ने उन दोनों लड़कियों के साथ हरकत की थी, उन दोनों को अपने अपने मन में ऐसा लग रहा था कि प्रेम उन्हें पसंद करता है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। प्रेम से विदा लेने के बाद देवकला और सुमति दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद प्रेम के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। प्रेम वापस मुड़कर राम सहाय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या महाराज ने इस माह के खर्चे के लिए धन भेजा है? जिसके जवाब में राम सहाय अपने पास से एक छोटी सी पोटली निकालकर प्रेम को देते हुए कहता है, राजकुमार, महाराज ने केवल 50 सोने के सिक्के दिए हैं इस माह के खर्च के लिए। उन 50 सोने के सिक्कों को देखकर प्रेम हंसने लगता है। उसे समझ आ रहा था कि महाराज प्रेम प्रताप के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। उसे नहीं लगा था कि कोई पिता अपने बेटे के साथ इतना भेदभाव करेगा। महाराज ने अपने दोनों बेटों को अपने महल में रखा और उन्हें अच्छी देखभाल दी, लेकिन प्रेम प्रताप सिंह उसे तो महाराज खाने के लिए भी पैसे नहीं दे रहे थे। प्रेम राम सहाय से सिक्कों की थैली लेकर महल की तरफ जोर से फेंक देता है, जो सीधे जाकर महल के गेट के सामने गिर जाती है और उससे सोने के सिक्के निकालकर जमीन पर फैल जाते हैं। प्रेम की हरकत देखकर राम सहाय हैरान हो जाता है और प्रेम से कुछ पूछने के लिए होता है, लेकिन तभी प्रेम राम सहाय को 2 हार देते हुए कहता है, जाओ और देखो इन दोनों के कितने सोने के सिक्के हुए होंगे। राम सहाय प्रेम के हाथ में 2 हार देखकर हैरान हो जाता है। राम सहाय अपने मन में सोचता है, राजकुमार की माँ तो बचपन में ही नहीं रही थी और महाराज ने भी राजकुमार को कभी भी उनकी माँ की चीजें नहीं थी, तो फिर ये दोनों हार कहाँ से आ गए?
ये सोचकर राम सहाय प्रेम के हाथ में दोनों हारों को देखकर याद करने की कोशिश करने लगता है कि उसने इन्हें कहाँ देखा है। कुछ देर याद करने के बाद अचानक उसे कुछ याद आता है और वह लड़खड़ा जाता है। राम सहाय के सामने अभी जो 2 हार थे उसने उन्हें अभी अभी जो 2 लड़कियां आई थी उनके गले में देखा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों हार उनके राजकुमार के पास क्या कर रहे थे। राम सहाय ने अपनी आंखों से देखा था कि उन 2 लड़कियों ने प्रेम को कोई भी हार नहीं दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हार आए तो आए कहाँ से। राम सहाय अपने मन में सोचते हुए कहता है, कहीं राजकुमार ने ये दोनों हार चुराए तो नहीं है। नहीं भला राजकुमार ऐसा क्यों ही करेंगे। लेकिन इसके सिवा राम साहब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम के पास यह हार आए कैसे। इसीलिए राम सहाय सीधे सीधे प्रेम से पूछता है, राजकुमार ये दोनों हार उन 2 लड़कियों के थे जो अभी अभी आपसे मिलने आई थी, लेकिन उनके हार आपके पास क्या कर रहे हैं। प्रेम पहले तो राम सहाय की बातों का जवाब नहीं देता है, लेकिन कुछ देर राम सहाय को देखने के बाद प्रेम धीरे से राम सहाय के पास जाकर कहता है, राम सहाय तुम मेरे सबसे खास आदमी हो और आगे चलकर तुम्हें मेरे लिए ही काम करना है, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा करके ये राज तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने ही उन दोनों के हार चुराए हैं। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय कुछ देर तो शांत रहता है, लेकिन फिर अपना चेहरा छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसे राजकुमार को क्यों चुना जो लोगों की चीजें चुराता था। अगर यह बात लोगों को पता चल गई कि वह जिस राजकुमार की सेवा कर रहा है वह एक चोर है, तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जो भी हो, अब राम सहाय प्रेम के लिए काम कर रहा था, तो प्रेम चाहे जो भी करे राम सहाय हमेशा उसके साथ था है और रहेगा। ये सोचकर राम सहाय अपना सर हो में हिला देता है और प्रेम के हाथों से हाथ लेकर उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। एक तरफ राम सहाय दोनों हारों को लेकर उन्हें बेचने जा रहा था, तो दूसरी तरफ घोड़ा गाड़ी में देवकला और सुमति दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी देवकला की नज़र सुमति के गले पर जाती है, जहां पर कुछ देर पहले हार था लेकिन अब वह नहीं था। देवकला सुमति से पूछती है, सुमति तुम्हारा हार कहाँ गया। देवकला के पूछने पर सुमति अपने गले पर हाथ फेरती है और हैरान होते हुए कहती है, मेरा हार। इतना कहकर सुमति अपना हार इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वह हार कहीं नहीं मिलता है। सुमति को परेशान देखकर देवकला कहती है, एक हार ही था तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, घर वापस जाकर एक और हार खरीद लेना। देवकला की बात सुनकर सुमति अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं वह हार कोई साधारण हार नहीं था, बल्कि वह मुझे नीलामी घर से मिला था, जिसके लिए मैंने पूरे 10 लाख सोने के सिक्के खर्च किए थे। सुमति की बात सुनकर देवकला हैरान हो जाती है। वह भले ही सेनापति की बेटी थी, लेकिन उसको भी मासिक खर्च केवल 5,000 सोने के सिक्के मिलते थे, लेकिन सुमति के साथ ऐसा नहीं था। वह एक रईस खानदान की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसका 10 लाख सोने के सिक्कों का हार लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी जब देवकला को ये बात पता चली तो उसे हजम करने में कुछ समय लगता है। देवकला सुमति को शांत करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम किसी को कहकर उस हार को ढूंढने के लिए भेज सकती हो। देवकला की बात सुनकर सुमति अपना सर हाँ में हिला देती है। सुमति अपने हार के बारे में सोच रही थी, तभी उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी है, जिसे देखकर सुमति देवकला की तरफ देखते हुए कहती है, देवकला तुम्हारा हार। सुमति के कहने पर देवकला का ध्यान अपने गले पर जाता है जो खाली था। देवकला अपने गले पर हाथ फेरते हुए कहती है, हे भगवान, लगता है इस राज्य में कोई चोर आ गया है। देवकला की बात सुनकर सुमति भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, देवकला तुम सच कह रही हो, लगता है मेरा हार भी उसी चोर ने चुराया है जिसने तुम्हारा हार चोरी किया है। इतना कहकर सुमति याद करने की कोशिश करने लगती है कि आखिर उस चोर ने हार चोरी कब किया, लेकिन काफी देर याद करने के बाद भी सुमति को कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी देवकला की आवाज आती है, लगता है इस राज्य में काफी लोगों के दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। देवकला की बात सुनकर सुमति अपना सर हाँ में हिला देती है। देवकला और सुमति दोनों लोग उस चोर के बारे में बहुत अंदाजा लगाते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं सोच पा रहा था कि वह चोर और कोई नहीं बल्कि वही इंसान था जिसने कुछ देर पहले उनसे माफी ना मांगने के लिए कहा था। एक तरफ देवकला और सुमति हारों को चुराने वाले के बारे में सोचने में लगी थी, तो दूसरी तरफ राम सहाय प्रेम से हार लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर कीमती चीजों की नीलामी होती है, और कुछ ही देर में नीलामी घर से राम साहब वापस अपने घर आ जाता है जहां पर प्रेम था। To be continued, please read more to the next chapter. Chapter 13 निमंत्रण पेश। Chapter -13 निमंत्रण पत्र। नीलामी घर से वापस आने के बाद राम सहाय प्रेम की तरफ देखते हुए कहता है, राजकुमार, मैंने इन दोनों हारों के बारे में नीलामी घर में बात की है। उन्होंने आज थाम की नीलामी में उनकी बोली लगाने के लिए हाँ कहा है। हमें आज शाम नीलामी घर चलना होगा। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम अपना सर हाँ में हिला देता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। वैद्य देव दत्ता की वैद्यशाला से वापस घर आने तक पूरा दिन लग गया था और कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। शाम होते ही प्रेम राम सहाय के साथ अपनी उसी टूटी हुई घोड़ा गाड़ी में बैठकर नीलामी घर की तरफ निकल जाता है।
नीलामी घर के गेट पर दो लोग उसकी सुरक्षा के लिए बाड़े थे। एक टूटी हुई पोड़ा गाड़ी से किसी को आया हुआ वेवाकर। वह दोनों अंदर ही अंदर हंसने लगते हैं। उनके वहां जो लोग भी आते थे वही या तो अच्छे परिवार से होते थे या फिर ऊंची पीढ़ी के लोग होते हैं। अपनी टूटी हुई घोड़ा गाड़ी से प्रेम उतरता है और नीलामी घर के अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी प्रेम को वही दोनों लोग जो नीलामी घर की सुरक्षा कर रहे थे वह रोक देते हैं। उन दोनों में से एक प्रेम को रोकते हुए कहता है, तुम कौन हो और बिना निमंत्रण पत्र के अंदर कहाँ जा रहे हो? उस सुरक्षाकर्मी की बात सुनकर प्रेम राम सहाय की तरफ देखता है और उससे पूछता है, निमंत्रण पत्र? जिस पर राम सहाय प्रेम समझाता है, राजकुमार, इस नीलामी घर की तरफ से राज्य के बड़े और ऊंचे तख्ते के लोगों को निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं जिसके बिना यहाँ पर आने नहीं दिया जाता है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम समझ जाता है कि निमंत्रण पत्र उसकी दुनिया के वीआईपी इनविटेशन की तरह काम करते थे जिसके बिना किसी का अंदर जाना नामुमकिन था। तभी प्रेम को कुछ याद आता है। प्रेम राम सहाय से पूछता है, अगर निमंत्रण पत्र के बिना किसी का अंदर जाना मना है तो तुम पहले अंदर कैसे गए थे? जिस पर राम सहाय कहता है, एक बार मैं महाराज के साथ यहाँ पर आया था, तब मुझे एक निमंत्रण पत्र मिल गया था, उसी से मैं अंदर गया था। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम सोच में पड़ जाता है कि वह निमंत्रण पत्र कहाँ से लाए कि तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है जिसे देवाकर प्रेम की आंखों में चमक आ जाती है। एक आदमी अपने हाथ में निमंत्रण पत्र पके हुए नीलामी घर की तरफ चलकर आ रहा था। उस आदमी को देखकर प्रेम के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह आदमी प्रेम के पास से होकर आगे जाने लगता है। तभी उसको प्रेम का धक्का लगता है। प्रेम के धक्के से वह आदमी थोड़ा लखा जाता है, लेकिन गिरने से पहले वह आदमी खुद को संभाल लेता है और प्रेम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जिस पर प्रेम थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, क्षमा करे। प्रेम की बात सुनकर वह आदमी प्रेम को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और फिर आगे खड़े सुरक्षा कर्मियों के पास चला जाता है। उन दोनों सुरक्षा कर्मियों के पास पहुंचकर वह आदमी उनसे कहता है, मुझे अंदर जाना है। जिस पर सुरक्षाकर्मी अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, पहले हमें अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। सुरक्षा कर्मियों की बात सुनकर वह आदमी अपने हाथ की तरफ देखता है जिसमें कुछ देर पहले निमंत्रण पत्र था, लेकिन अब वह हाथ पूरी तरह से खाली होता है। आदमी अपने वस्त्रों को अच्छी तरह से देखता है, लेकिन उसे निमंत्रण पत्र कहीं नहीं मिलता है। एक और इंसान को बिना निमंत्रण पत्र के देवाकर वह दोनों सुरक्षाकर्मी थोड़े परेशान होने लगे थे, इसलिए उनमें से एक सुरक्षाकर्मी आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है, जब निमंत्रण पत्र है ही नहीं तो उसे ढूंढ क्यों रहे हो? अब चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर बिना निमंत्रण पत्र के मत दिखाई देना। निमंत्रण पत्र के ना मिलने पर आदमी परेशान होकर सोचने लगता है कि उसका निमंत्रण पत्र कहाँ गया है। तभी उसे कुछ याद आता है, जब वह नौलागील घर आया था तब नीलामी घर में घुसने से पहले उससे कोई टकराया था। आदमी प्रेम की तरफ देखने लगता है, जिस पर प्रेम राम सहाय के पास जाता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगता है। प्रेम की हरकत राम सहाय को अजीब तो लगता है, लेकिन ये प्रेम से कुछ कहता नहीं है। प्रेम के किसी और के पास खड़ा देखकर आदमी प्रेम के पास जाकर मुझसे से कहता है, तुमने मेरा निमंत्रण पत्र लिया है, मुझे वह वापस चाहिए। आदमी की बात सुनकर प्रेम मासूमियत से कहता है, तुम किस निमंत्रण पत्र की बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्रेम का नाटक देखकर आदमी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। आदमी प्रेम को मारने के लिए आगे जाता, उससे पहले दोनों सुरक्षाकर्मी वहां पर आ जाते हैं। दोनों सुरक्षाकर्मी आवनी को रोकते हैं। उनमें से एक कहता है, तुम किसी पर बेवजह आरोप नहीं लगा सकते। निमंत्रण पत्र लिया है। सुरक्षाकर्मी की बात सुनकर आदमी पूरे विश्वास के साथ कहता है, मैं निमंत्रण पत्र लाया था, लेकिन इस आदमी ने मेरा निमंत्रण पत्र चोरी कर लिया है। इतना कहकर आदमी प्रेम की तरफ इशारा करता है। असल में आदमी खुद भी नहीं जानता था कि उसका निमंत्रण पत्र सच में प्रेम ने चोरी किया है या नहीं, लेकिन वह अपने मन का बहन मिटाने के लिए प्रेम पर शक कर रहा था। आदमी की बात सुनकर दोनों सुरक्षाकर्मी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर प्रेम की तरफ देखकर उनमें से एक प्रेम से पूछता है, क्या तुमने इनका निमंत्रण पत्र लिया है? सुरक्षाकर्मियों की बात सुनकर प्रेम थोड़ा नाराज लहजे में कहता है, क्या मैं आपको शक से चोर लगाता हूँ? अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। इतना कहकर प्रेम अपने दोनों हाथ सामने कर देता है। प्रेम के दोनों खाली हाथ देखकर आदमी सुरक्षाकर्मियों की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, आप लोग इसकी तलाशी लीजिए। आदमी की बात सुनकर दोनों सुरक्षाकर्मियों में से एक प्रेम की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी प्रेम अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहता है, बस, मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस आदमी की बात पर विश्वास कर रहे हैं, मेरी बात पर नहीं। अगर यही है तो मैं भी अपनी तलाशी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? एक सुरक्षाकर्मी प्रेम से पूछता है, जिस पर प्रेम बड़े आराम से कहता है,
मेरी शर्त यह है कि अगर निमंत्रण पत्र मेरे पास निकला तो मैं सबके सामने इस आदमी से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं निकला और इसकी वजह से जो मेरी बेइज्जती होगी उसकी भरपाई ये कैसे करेगा। प्रेम की बात बिल्कुल सही थी। किसी आदमी की तलाशी लेना उस आदमी के लिए बहुत शर्मनाक बात होती है, तो भला प्रेम ऐसे ही किसी को अपनी तलाशी लेने के लिए कैसे कह सकता था। प्रेम की बात दोनों सुरक्षा कर्मियों को सही लगती है, इसलिए वह दोनों आदमी की तरफ देखने लगते हैं जो किसी उलझन में था। आदमी कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, अगर मेरा निमंत्रण पत्र तुम्हारे पास नहीं मिला तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा और तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा। असल में प्रेम की बात सुनकर आदमी भी परेशान हो गया था। उसे भी लग रहा था कि अगर निमंत्रण पत्र उसके पास नहीं निकला तो वह क्या करेगा, लेकिन प्रेम ने ये सारी बातें इस तरह से कही थी कि आदमी को प्रेम पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में ही प्रेम से शर्त लगा लेता है। आदमी की बात सुनकर एक पल के लिए प्रेम भी हैरान हो जाता है। उसे नहीं लगा था कि यहाँ के लोग इतनी आसानी से अपने पैसे दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो उसने वैद्य देवदत्ता को शर्त लगाने के लिए मजबूर किया था और अब यह अनजान आदमी। 1:46 दोनों पक्षों की बातें सुनकर दोनों सुरक्षाकर्मी भी सहमति में अपना सर हो में हिला देते हैं, जिसके बाद उनमें से एक सुरक्षाकर्मी प्रेम के पास आता है और उसकी अच्छे से तलाशी लेने लगता है। कुछ देर तलाशी लेने के बाद सुरक्षाकर्मी वापस अपनी जगह पर आ जाता है और आदमी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन था कि तुम्हारा निमंत्रण पत्र इसी आदमी के पास था? पता नहीं। सुरक्षाकर्मी की बात सुनकर आदमी थोड़ा डरते हुए कहता है, जिस पर दूसरा सुरक्षाकर्मी आदमी पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें नहीं पता था तो किसी के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया, अब तुम्हें इसकी भी सजा मिलेगी। और इतना कहकर एक सुरक्षाकर्मी आदमी के चेहरे पर एक चोर का तमाचा मार देता है, जिससे आदमी के होठों के पास से थोड़ा सा खून निकलने लगता है। सुरक्षाकर्मी तमाचा मारने के बाद गुस्से से आदमी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अपनी कही हुई बात पर खड़े रहोगे या फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। सुरक्षाकर्मी की बात सुनकर आदमी समझ जाता है कि वह किस बात की तरफ इशारा कर रहा था, इसीलिए आदमी तुरंत अपने पास से 1000 सोने के सिक्कों की थैली निकालकर प्रेम को दे देता है और बिना देर लगाए वहां से चला जाता है। उसे आदमी के चले जाने के बाद एक सुरक्षाकर्मी प्रेम की तरफ देखते हुए कहता है, हमें माफ करना, हमारे नीलामी घर के पास ऐसा अक्सर होता है, आप बुरा मत मानिए। सुरक्षाकर्मी की बात सुनकर प्रेम हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। इतना कहने के बाद प्रेम 1000 सोने के सिक्कों से 200 सोने के सिक्के अलग करता है और उन्हें सुरक्षाकर्मियों को दे देता है। सुरक्षाकर्मी पहले तो उन सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं, लेकिन प्रेम के बार बार कहने पर वह दोनों 200 सोने के सिक्के ले लेते हैं। उन दोनों सुरक्षाकर्मियों के लिए 200 सोने के सिक्के उनके 1 माह के वेतन के बराबर थे। प्रेम की दलियादिली देखकर दोनों सुरक्षाकर्मी प्रेम को अच्छा इंसान मानने लगे थे, इसीलिए दोनों सुरक्षाकर्मी आपस में निर्णय लेते हैं कि वो लोग प्रेम को अंदर जाने देंगे। इसीलिए उनमें से एक सुरक्षाकर्मी प्रेम से पूछता है, क्या आपको नीलामी घर के अंदर जाना है? लेकिन इससे पहले सुरक्षाकर्मी अपनी बात पूरी कर पाता, प्रेम चुपचाप खड़े राम सहाय के पास जाता है और उसकी पीठ के पीछे से एक निमंत्रण पत्र निकाल लेता है, जिसे देखकर दोनों सुरक्षाकर्मी ही नहीं बल्कि राम सहाय खुद भी हैरान था। राम सहाय तो यही सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर प्रेम ने उसके पीछे निमंत्रण पत्र कब छुपाए। तभी राम सहाय को कुछ बात आता है। वह याद करता है कि कैसे प्रेम उस आदमी से टकराया था और इसके बाद वह उसकी पीठ पर हाथ फेर रहा था। तब उसे कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि प्रेम निमंत्रण पत्र को उसकी पीठ के पीछे छुपकर रख रहा है। अब राम सहाय को सच में प्रेम से डर लग रहा था। वह ये सोच नहीं पा रहा था, फिर अगर किसी को पता चल गया कि वह जिसके लिए काम करता है वह लोगों की चीजें पुराता है तो राम सहाय के साथ क्या होगा। राम सहाय तुरंत प्रेम से 2 कदम दूर जाकर खड़ा हो जाता है। राम सहाय को अब इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि प्रेम उसके कपड़ों में कोई चोरी का सामान ना रख दे। राम सहाय की हरकतों को नजरअंदाज करके प्रेम दोनों सुरक्षाकर्मी के पास जाता है जो उसे ही देखे जा रहे थे। उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कि वो अभी बाहर गिर जाएंगी। प्रेम सुरक्षाकर्मी के पास जाकर उनको निमंत्रण पत्र देते हुए कहता है, मुझे याद नहीं रहा था, असल में एक निमंत्रण पत्र मेरे पास रखा हुई ही था। इतना कहकर प्रेम निमंत्रण पत्र दोनों सुरक्षाकर्मी की तरफ बढ़ा देता है। प्रेम की बात सुनकर दोनों सुरक्षाकर्मी अपने मन में सोचते हैं, कितना बेशर्म इंसान है ये, कम से कम ठीक से झूठ तो बोल देता। कुछ देर पहले इसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, लेकिन अब इसे याद आ रहा है कि इसके पास निमंत्रण पत्र है। इतना झूठा इंसान है। लेकिन ये सब सोचने से भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जिसका निमंत्रण पत्र था वह तो अब जा चुका था। तो फिर आप प्रेम से बहस करने से कोई फायदा नहीं था, और वैसे भी प्रेम ने पहले ही उन्हें भी इन सब में शामिल कर लिया था। 200 सोने के सिक्के देकर अब वह लोग भी प्रेम को कुछ नहीं कह सकते थे।
इसीलिए दोनों सुरक्षाकर्मी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर प्रेम से निमंत्रण पत्र लेकर चुपचाप उसे अंदर जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। ये देखकर प्रेम राम सहाय की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और उसे भी साथ चलने का इशारा करता है। राम सहाय के पास प्रेम के साथ जाने के सिवा और कोई रास्ता होता है तो वह भी हार मानकर अपनी किस्मत को कोसते हुए प्रेम के साथ नीलामी घर के अंदर चला जाता है। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर। 14 बहास 5% या 6%। नीलामी घर के अंदर आते ही प्रेम को अपने सामने बहुत सारे लोग इधर उधर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। नीलामी घर काफी बड़ा था, उसमें कई मंजिलें थी। पहली मंजिल पर राज्य के सामान्य लोग बैठे हुए थे, दूसरी मंजिल पर राज्य के व्यापारी सांग के लोग बैठे हुए थे, तीसरी मंजिल पर राज्य के वह लोग बैठे थे जो राजमहल की तरफ से राज्य के सारे काम देखते थे, पांचवी मंजिल पर राज्य के सबसे कुलीन और बड़े परिवारों के लोग बैठे हुए थे। अपने सामने इतने बड़े नीलामी घर को देखकर प्रेम अपने साइड में खड़े राम सहाय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, तुमने किस आदमी से हार बचने के लिए बात की थी, मुझे उसके पास ले चलो। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय नीलामी घर की एक बंद कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उस कमरे में नीलामी घर के मालिक हैं, मैंने उनसे ही बात की थी। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम हाँ में अपना सर हिलाकर उसके साथ चलने लगता है, लेकिन कमरे के अंदर जाने से पहले प्रेम अपने चेहरे को कपड़े से ढक लेता है ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। असल में प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में जब चोरी का सामान बेचने चोर बाजार जाता था तब भी वह अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लेता था ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए, और यही काम प्रेम यहाँ भी कर रहा था। कमरे के पास पहुंचकर राम सहाय बाहर खड़े आदमी से कहता है, हमें आपके मालिक से मिलना है। इतना कहकर राम सहाय महल का चिन्ह कमरे के बाहर खड़े आदमी को दे देता है। महल का चिन्ह देखकर पहले तो आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर कमरे के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में कमरे से बाहर आकर राम सहाय से कहता है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। इसके बाद राम सहाय और प्रेम दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं। प्रेम और राम सहाय जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचते हैं उन्हें सामने ही एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ दिखाई देता है। उसके पास से किसी ताकतवर शक्ति होने का एहसास हो रहा था। उस आदमी को देखकर प्रेम समझ जाता है कि जिन लोगों के पास शक्तियां होती हैं वह लोग अलग कैसे होते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर ही किसी को भी डर लगने लगे। दो लोगों को कमरे के अंदर आता हुआ देखकर वह आदमी उन दोनों को देखकर बैठने का इशारा करता है, जिसके बाद राम सहाय 2 हार निकालकर मेज पर रख देता है। दोनों हारों को मेज पर रखते हुए राम सहाय नीलामी घर के मालिक से कहता है, मैंने आपने इन दोनों हार को बेचने के लिए बात की थी और यही इन हार के मालिक है। इतना कर राम सहाय प्रेम की तरफ इशारा करता है, लेकिन प्रेम के चेहरे को ढका हुआ देखकर राम सहाय बौख जाता है। उसे पता ही नहीं चला था कि प्रेम ने अपना चेहरा कब ढक लिया था। राम से की बात सुनकर नीलामी घर का मालिक चेहरा ढके हुए प्रेम की तरफ देखकर रूखी की आवाज में कहता है, क्या तुम ही इन हारों को बेचना चाहते हो? नीलामी घर के मालिक की बात सुनकर प्रेम बस अपना सर हाँ में हिला देता है। प्रेम की हाँ सुनकर नीलामी घर का मालिक आगे कहता है, मेरा नीलामी घर इस राज्य का सबसे बड़ा नीलामी घर है, इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ बेची जाती है उसका 20% हम लोग लेते हैं। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो बताएं, मैं अभी इन चीज़ों को बेचने के लिए भेज देता हूँ। नीलामी घर के मालिक की बात सुनकर प्रेम सोच में पड़ जाता है। उसने आज तक कभी भी किसी को भी कोई भी पैसे नहीं दिए थे, लेकिन आज किसी को 20% देना उसे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। इसीलिए प्रेम नीलामी घर के मालिक से कहता है, 20% बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आप लोग केवल 5% ले तो कैसा रहेगा? प्रेम की बात सुनकर नीलामी घर का मालिक तो छोड़ो, खुद राम सहाय भी हैरान था। उसने आते समय प्रेम को नीलामी घर के मालिक की सारी बात बता दी थी, जिस घर प्रेम भी राजी था, लेकिन पता नहीं अब उसे क्या हो गया जो अब अपनी बात से पलट रहा था। नीलामी घर का मालिक प्रेम की बात सुनकर थोड़े गुस्से में कहता है, 5% नहीं, 5% बहुत कम है। वैसे भी हम लोग अपने उसूल के पत्ते हैं, हम हर चीज़ के 20% ही लेते हैं। अगर आपको ये सौदा मंजूर है तो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन प्रेम भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वह भी अपनी बात पर अड़े हुए कहता है, ठीक है, अगर 5% नहीं तो आप लोग पूरे के पूरे 6% ले लीजिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। प्रेम की यह बात सुनकर तो नीलामी घर का मालिक, जो अभी तक शांति से यह सोचकर बैठा था कि उनके सामने बैठे लोग राजमहल से जुड़े हुए हैं, अब वह भी गुस्से से खड़ा हो जाता है। नीलामी घर का मालिक प्रेम पर चिल्लाते हुए कहता है, यह क्या बकवास कर रहे हो? जब मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि हम लोग केवल 20% पर ही काम करते हैं, तो तुम बेवजह बात को बढ़ा क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपना सामान नहीं बेचना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना कहकर नीलामी घर का मालिक बाहर खड़े आदमी को आवाज लगाते हुए कहता है, हमारे मेहमानों को यहाँ से बाहर ले जाओ। आवाज सुनकर कमरे के बाहर खड़ा आदमी अंदर आ जाता है और प्रेम की तरफ देखते हुए कहता है, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ।
नीलामी घर के मालिक का गुस्सा देखकर प्रेम समझ जाता है कि अब अगर उसने एक और बार मुनाफे की बात पर बहस की तो सच में उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन कुछ सोचकर प्रेम फिर भी कहता है, अगर आपको कोई एतराज नहीं थी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। प्रेम को वापस मुनाफे की बात छोड़कर दूसरी बात करता हुआ देखकर नीलामी घर का मालिक अपने आदमी की कमरे से बाहर भेज देता है और फिर कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, बताओ। नीलामी घर के मालिक की वापस शांत होते हुए देखकर प्रेम और राम सहाय दोनों राहत की सांस लेते हैं। प्रेम आगे कहता है, ठीक है, अगर आप 6% नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझसे एक भी पैसा मत लीजिए और मेरे दोनों हार मेरी पूरी कीमत पर मुझे दे दीजिए। प्रेम की यह बात सुनकर राम सहाय और नीलामी घर का मालिक दोनों लड़खड़ा जाते हैं। अभी ही उसने कहा था कि वह कुछ पूछना चाहता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नीलामी घर के मालिक के सामने बैठा हुआ ईशान घुमा फिराकर अपने पैसे न देने के बहाने सोच रहा था। नीलामी घर का मालिक अपने आदमी को अंदर बुलाने के लिए जैसे ही आवाज देने वाला होता है तभी प्रेम आगे कहता है, अरे मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। अगर आप मुझसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं तो मैं आपके हर बेचे हुए सामान की कीमत पहले से ज्यादा करवा सकता हूं, जिससे आपको मेरे हार के बदले ज्यादा मुनाफा मिल जाएगा और मुझे मेरे पूरे पैसे। प्रेम की बात सुनकर नीलामी घर का मालिक थोड़ा सोचने लगता है। उसे विश्वास तो नहीं था कि उसके सामने बैठा यह इंसान ऐसा कर भी सकता है, लेकिन फिर भी अपनी बात को पक्का करने के लिए नीलामी घर का मालिक कहता है, ठीक है, अगर तुमने मेरी हर चीज की कीमत को बढ़ा दी तो मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो बदले में तुम मुझे अपने हार का 25% दोगे। प्रेम नीलामी घर के मालिक की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है, जिसके बाद नीलामी घर का मालिक कमरे में किसी को बुलाने के लिए कहता है और कुछ ही देर में एक लड़की वहां आ जाती है। कमरे के अंदर आई हुई लड़की काफी खूबसूरत थी। उसने लाल रंग की एक पोशाक पहनी हुई थी जिसमें उसकी खूबसूरती सच में लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। प्रेम और राम सहाय भी उस लड़की को ही देख रहे थे जो आते ही नीलामी घर के मालिक के सामने हाथ जोड़कर बोली, बॉस आपने बुलाया। जिस पर नीलामी घर का मालिक प्रेम की दोनों हारों को उस लड़की को देते हुए कहता है, जाओ और उनकी जांच करो, देखो क्या यह असली है। नीलामी घर के मालिक की बात सुनकर लड़की उन दोनों हार को उठा लेती है, लेकिन उसके चेहरे के भाव हारों को देखकर बदल जाते हैं। वह एक बार प्रेम की तरफ देखती है, क्योंकि प्रेस का चेहरा ढका हुआ था इसीलिए वह कुछ कहती नहीं है, बस चुपचाप दोनों हार लेकर वहां से चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद लड़की वापस आती है और दोनों हार मेज पर रखते हुए कहती है, बॉस ये दोनों हार सही है, ये दोनों असली पन्ने के हार है। लड़की की बात सुनकर नीलामी घर का मालिक मुस्कुराते हुए लड़की से कहता है, ठीक है, जाओ और इन्हें नीलामी के लिए आज के सामानों में रखवा दो। इसके बाद वह लड़की उन दोनों हारों को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस लड़की ने देवकाला और सुमति को उनके हार होने की खबर दे दी थी। असल में वह लड़की सुमति की अच्छी दोस्त थी, इसी वजह से उसे इस हार के बारे में पता था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह हार यहाँ क्या कर रहा था, इसीलिए उसने अपने एक आदमी को सुमति के पास ये खबर भेजने के लिए भेज दिया था। लड़की के वहां से निकलते ही नीलामी घर का मालिक प्रेम को अपने एक आदमी के साथ नीलामी घर के दूसरे मंजिल के एक कमरे में बैठकर इंतजार करने के लिए भेज देता है। असल में नीलामी घर का मालिक प्रेम को चाहता तो किसी भी मंजिल पर बैठ सकता था, लेकिन प्रेम ने ही उसे दूसरी मंजिल पर बैठने के लिए कहा था, इसीलिए नीलामी घर के मालिक ने प्रेम को दूसरे मंजिल व्यापारियों के संग बैठा दिया था। नीलामी घर का आदमी जो प्रेम को दूसरी मंजिल तक लाया था वह प्रेम को एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वह आपका कमरा है, आपको उसमें जाकर बैठ सकते हैं। जब नीलामी शुरू हो जाएगी तब आप लोग इस पत्ते को उठाकर अपनी बोली लगा सकते हैं। इतना कहकर आदमी प्रेम को एक सुनहरे रंग का पत्ता दे देता है, जिसे लेकर प्रेम राम सहाय के साथ उसी कमरे में चला जाता है जिसमें उसे बैठने के लिए कहा गया था। प्रेम और राम सहाय दोनों कमरे के अंदर जाकर एक एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद नीलामी घर में किसी घंटे के बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोग जो इधर से उधर जा रहे थे वह अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाते हैं और फिर 15 मिनट बाद वही लड़की जो हार की जांच करने के लिए आई थी वह मंच पर आ जाती है। उस लड़की के मंच पर आते ही नीचे और ऊपर बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग केवल मजे लेने के लिए आए थे, बाकी कुछ लोग सच में नीलामी देखने के लिए आए हुए थे। प्रेम लड़की को ध्यान से देख रहा था। उसे लड़की ने भले ही साधारण से कपड़े पहने थे, लेकिन वह आम लोगों से काफी अलग लग रही थी। प्रेम को बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा उसे देवकाला और सुमति से मिलने पर हुआ था। उसे ये तो पता नहीं था कि आखिर ये लड़की कौन थी, लेकिन एक प्रोफेशनल चोर होने की वजह से वह लोगों को देखकर इतना तो बता सकता था कि वह किस बैकग्राउंड से है। इसीलिए प्रेम को इतना तो यकीन था कि उसके सामने जो मंच पर लड़की खड़ी है वह कोई साधारण परिवार से तो नहीं है। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर।
चैप्टर 15 अग्निकुंड तलवार। चैप्टर 15 अग्निकुंड तलवार। प्रेम कुछ देर तक मंच पर खड़ी लड़की को देखता है और फिर अपने चारों तरफ देखने लगता है। उसे दिखाई दे रहा था कि जो लोग नीचे बैठे थे वह सभी लड़की के आने के बाद काफी उत्साहित लग रहे थे। देखने से साफ पता चल रहा था कि वह लोग नीलामी नहीं बल्कि लड़की को देखने आए थे। तभी प्रेम को नीचे बैठे लोगों में से कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है, जिनमें से एक कह रहा था, क्या तुम्हें पता है ये लड़की दत्ता खानदान की सबसे छोटी बेटी है। उस आदमी की बात सुनकर उसके साइड में बैठा हुआ दूसरा आदमी पूछता है, क्या ये वही दत्त परिवार है जिसके संबंध राज्य के सबसे अमीर खानदान साहू खानदान से है। आदमी की बात सुनकर पहले वाला आदमी कहता है, हो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, साहू खानदान राज्य का सबसे बड़ा और धनी परिवार है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसकी सबसे छोटी बेटी इस लड़की की सबसे अच्छी मित्र है। सभी उन दोनों के बीच में एक तीसरा आदमी बोलता है, अरे ये दोनों तो ठीक है, लेकिन साहू परिवार की बेटी के संबंध सेनापति बीना प्रसाद सिंह की बेटी के साथ है। इतना कहकर आवनी कुछ सोचने लगता है, फिर कहला है, हो सेनापति की बेटी का नाम वेबकला है और साहू खानदान की बेटी का नाम सुमति है। तीसरी आदमी की बात सुनकर दूसरा आव भी पहले आदमी की शर्त देखते हुए उससे पूछता है, और इस वक्त परिवार की बेटी का क्या नाम है। दूसरे आदमी की बात सुनकर कहता है, इसका नाम कमायता है। ध्यान से सुन रहा था, जिसके बाद प्रेम मंच पर खड़ी है। अगर यह वक्त परिवार की बेटी और साहू परिवार की बेटी आपस में मित्र है तो कहीं यह मेरा बना बनाया प्लान कराम ना कर दे। अपने मन में इतना कहकर प्रेम असल में प्रेम का सोचना सही था। प्रेम इस मरता भले ही अंदाजा लगा रहा था, लेकिन सच में कनका ने सुमति को उसके हार के यहाँ होने की खबर पहले ही भिजवा वी भी। प्रेम अपने मन में इन सभी बवालों से छूटने का प्लान बना रहा होता है। तभी उसकी नज़र नीलामी घर के गेट पर जाती है, जहां से सुमति और देवकला दोनों जल्दबाजी में अंदर आ रहे थे। उन दोनों को नीलामी घर में देखकर प्रेम अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और धीरे से अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये दोनों अपने हार लेकर यहाँ से चली जाएगी। इतना कहकर प्रेम शांति से बैठे राम सहाय को उठाते हुए कहता है, राम सहाय जल्दी खड़े हो। इतना कहकर प्रेम राम सहाय को सब कुछ बता देता है और सीढ़ियों से होता हुआ नीचे जाने लगता है। इधर प्रेम को सीढ़ियों से जाता हुआ देखकर राम सहाय पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है, फिर परेशान होकर अपना सर खजाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस राजकुमार की सेवा करने को चुन लिया था, क्योंकि पहले जो राजकुमार शांत और सभ्य हुआ करता था, अब वही राजकुमार ऐसा हो गया है जिसे राम सहाय क्या अगर खुद महाराज भी होते तब वह भी नहीं समझ पाते। लेकिन फिर भी राम सहाय प्रेम की सीढ़ियां से नीचे जाने का इंतजार करता है और फिर दूसरे मलिक की बालकनी में लटक जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अचानक किसी की चीख सुनकर नीलामी घर में मौजूद सभी लोगों का ध्यान लटके हुए राम सहाय की तरफ चला जाता है। वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी भी राम सहाय को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रेम धीरे से उस कमरे के पास आ जाता है जहां पर नीलामी की चीजें रखी हुई थी। अभी नीलामी नहीं शुरू हुई थी, इसीलिए उस कमरे के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। वहां पर सिर्फ एक ही सुरक्षाकर्मी पहरा दे रहा था। प्रेम उसके पास जाकर उस पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम यहाँ पर खड़े हो और कोई वहाँ पर चिल्ला रहा है, तुम कैसे सुरक्षाकर्मी हो, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। प्रेम की बात सुनकर गार्ड पहले तो थोड़ा हैरान हो जाता है। असल में वह खुद भी जाना चाहता था, लेकिन कमरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी, इसीलिए वह ऐसे ही कमरे को छोड़कर नहीं जा सकता था। प्रेम उसके मन की बात समझ जाता है, इसीलिए प्रेम उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर देखाओ, तब तक मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। प्रेम की बात सुनकर सुरक्षाकर्मी पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर प्रेम को वहीं पर रुकने का कर वहां से चला जाता है। बस अब वही बात हो गई कि चोर को सोने की देखभाल के लिए रख दिया हो। उस सुरक्षाकर्मी के जाते ही प्रेम कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और वहां पर हार को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद प्रेम को वह दोनों हार एक थाली में कपड़े से ढके हुए मिल जाते हैं। प्रेम तुरंत उन्हें अपने पास रखकर उस कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर जब तक प्रेम ने हार चोरी किया था तब तक राम सहाय को भी सही सलामत नीचे उतार लिया गया था। असल में प्रेम ने राम सहाय को दूसरी मंजिल से नीचे लटकने के लिए कहा था, ताकि लोगों का ध्यान हट जाए और वह आराम से अपना काम कर सके। नीचे आते ही राम सहाय गहरी गहरी सांस लगने लगता है और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। इधर राम सहाय और प्रेम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे थे, तो दूसरी तरफ सुमति सीधे कनक के पास जाती है और उससे पूछती है, कनक क्या तुमने जो बाबर भेजी है वह सच है। कनक सुमति और उसके साथ बाड़ी देवकला को देखकर पहले तो मुस्कुराती है, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हो मुझे पूरा यकीन है वह तुम्हारा ही हार है, क्योंकि मैंने उसके पीछे तुम्हारा नाम लिखा हुआ देखा था, जो तुमने खुद अपने हाथों से लिखा था। कनक की बात सुनकर सुमति कनक से कहती है, मुझे अपना हार देखना है।
लेकिन कनक सुमति को मना करते हुए कहती है, नहीं, अगर तुमने अभी अपना हार देखा तो क्या पता, जिस इंसान ने तुमसे तुम्हारा हाथ चोरी किया था वही इंसान तुम्हें यहाँ पर देखकर सतर्क हो जाए और वापस उस हार को लेकर घला जाए, इसलिए तुम बिना किसी को पता लगे चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। जब वह आदमी मुझे दिखेगा जो तुम्हारे हार को लेकर आया तब मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी। कनक की बात सुनकर था सुमति और देवकला दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। सुमति मंच के पास बैठ जाती है लेकिन अंधेरे में, ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। नीचे उतरने के बाद रामसहाय वापस सीधे उसी कमरे में जाकर बैठ जाता है जहां पर वह और प्रेम बैठे हुए थे। रामसहाय जैसे ही अपनी जगह पर बैठता है वैसे ही प्रेम कमरे के अंदर आ जाता है। प्रेम को वहां पर देखकर रामसहाय प्रेम से पूछता है, राजकुमार, क्या आप जिस काम के लिए गए थे वह हो गया? प्रेम मुस्कुराते हुए रामसहाय को वह तो हार दिखा देता है जो उसने नीलामी के लिए दिए थे। आराम फिर से वही हार देखकर लड़खड़ा जाता है। प्रेम ने जिस वक्त रामसहाय से यह कहा था कि उसे बस नीचे लटकना है और वह अभी आ रहा है, तब रामसहाय को लगा था कि वह किसी से चुपके मिलने जा रहा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वह वापस अपनी ही चीज को चुराने गया होगा। रामसहाय जैसे तैसे करके खुद को संभालता है और चुपचाप अपनी किस्मत के सहारे बैठ जाता है। इधर सर शोरगुल खत्म होने के बाद कनक मंच पर वापस आती है और अपने सामने बैठे सभी लोगों को देखकर एक प्यारी सी मुस्कान देती है। मुस्कुराहट देखकर वहां पर बैठे बुजुर्ग और नौजवान सभी जोर से तालियां बजाने लगते हैं। कनक अपने सामने बैठे सभी लोगों को इतना उत्साहित देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप सभी नगर वासियों का हमारे नीलामी घर में स्वागत है। आज हमारे पास कुछ कीमती और दुर्लभ खजाने आए हैं जिनकी आज यहाँ पर नीलामी होगी। हर नीलामी में 100 सोने के सिक्के बढ़कर लगाए जाएंगे। जिस किसी को अपनी बोली लगानी हो वह अपना सुनहरा पंख ऊपर उठा ले। इतना कहने के बाद कनक अपने हाथों में एक सुनहरा पंख लेकर सभी को दिखती है। इसके बाद कनक जोर से उत्साह भरी आवाज में कहती है, चलिए ठीक है, अब हम लोग बिना देरी के अपनी इस बेहतरीन और नायाब नीलामी को शुरू करते हैं। पहली नीलामी में आई चीज है एक तलवार जो अग्निकुंड ज्वालामुखी की आग से बनी है। इसकी खूबियां आप सभी को अच्छे से पता होगी। इतना कहने के बाद कनक किसी को तलवार लाने का इशारा करती है। प्रेम जो ऊपर बैठकर यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था वह भी उत्साहित हो जाता है, क्योंकि आज वह खुद अपनी आंखों से इस दुनिया के हथियारों को देखने जा रहा था। वैसे तो उसने आज सुबह से बहुत लोगों के हाथ में हथियार देखे थे, लेकिन जिस तरह से कनक ने जिस तलवार का विश्लेषण किया था उस वजह से प्रेम को भी यह जानने की काफी उत्सुकता हो रही थी कि आखिर अग्निकुंड ज्वालामुखी से बनी हुई तलवार कैसी दिखती। एक तरफ प्रेम अग्निकुंड ज्वालामुखी की तलवार को देखने के लिए उत्साहित था तो दूसरी तरफ एक लड़की बड़ी सी थाली में एक तलवार लेकर मंच पर आ जाती है और उसे बड़े से गोल प्लेटफॉर्म पर रख देती है। कनक उसे थाली से लाल कपड़े को हटाकर उसमें रखी हुई चमचमाती हुई लाल रंग की तलवार को लोगों को दिखाने लगती। अग्निकुंड ज्वालामुखी की तलवार लाल रंग से चमक रही थी। उसकी चमक लोगों की आंखों में काफी चुभ रही थी, इसीलिए कनक तलवार पर कपड़ा वापस डाल देती है और लोगों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, आप लोगों ने अग्निकुंड ज्वालामुखी की तलवार को देख लिया होगा, इसीलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितनी शक्तिशाली और ताकतवर तलवार है। यह अग्नि तत्व साधक के लिए सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया तलवार है, क्योंकि इस तलवार से अंति तत्व साधक की ताकत और यह जाती है। रही बात इसकी तेज भार की तो वह एक बार में हर काल को भेज सकती है, इसलिए आप लोगों को इस अग्निकुंड तलवार को जरूर खरीदना चाहिए। इतना कहने के बाद कनक नीलामी शुरू करने के लिए एक घंटी को जोर से दबाते हुए कहती है, इस तलवार की कीमत 200 सोने के सिक्के है, बताए कौन कौन बोली लगाना चाहता है। 200 सोने के सिक्के सुनकर काफी लोगों के चेहरे उतर जाते है। भले ही प्रेम ने आज नीलामी घर में आने से पहले ही किसी से 1000 सोने के सिक्के ले लिए हो, लेकिन फिर भी आम जनता के लिए 200 सोने के सिक्के उनके पूरे महीने के घर को चलाने के लिए काफी होते हैं। इसीलिए काफी लोग 200 सोने के सिक्के की नीलामी सुनकर अग्निकुंड तलवार को पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके लिए 200 सोने के सिक्के ज्यादा नहीं थे, इसलिए एक आदमी सुनहरे पंख को उठाकर 300 सोने के सिक्के कहता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके नीलामी बढ़ती रहती है। प्रेम के देखते ही देखते नीलामी 1500 सोने के सिक्के तक पहुंच जाती है। इसके आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा था। कनक जिस आदमी ने 1500 सोने के सिक्के की बोली लगाई थी उसकी तरफ देखते हुए कहती है, सच में आपने इस अग्निकुंड तलवार की अच्छी कीमत लगाई है। इतना कहने के बाद कनक बाकी सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, क्या और कोई भी है जो अग्निकुंड तलवार को पाना चाहता है? तभी एक धीमी मगर लोगों को साफ सुनाई देने वाली आवाज आती है, 1600 सोने के सिक्के। आवाज सुनकर नीलामी घर में मौजूद सभी लोग उस दिशा की तरफ देखने लगते हैं जहां से यह आवाज आई थी। वह लोग दूसरी मंजिल पर बैठे एक आदमी की तरफ देख रहे थे जो अपने हाथों में एक सुनहरे पंख को लेकर बैठा हुआ था। जिस आदमी ने 1500 सोने के सिक्के लगाए थे वह ऊपर बैठे
हुए प्रेम की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? उसकी यह बात सुनकर प्रेम समझ जाता है कि यह लड़का बड़े पाप की बिगड़ी हुई औलाद है, इसीलिए प्रेम उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम इस तलवार को खरीदने के लायक हो भी या नहीं। प्रेम की बात सुनकर आदमी गुस्सा हो जाता है और अपना पंख ऊपर उठाते हुए कहता है, मैं 1700 सोने के सिक्के की बोली लगता हूँ। उस आदमी की बात पूरी होते ही प्रेम भी अपने सुनहरे पंख को ऊपर उठाते हुए कहता है, 1800 सोने के सिक्के, 1900 सोने के सिक्के, 2000 सोने के सिक्के। और देखते ही देखते अग्निकुंड तलवार की कीमत 3000 सोने के सिक्के पहुंच जाती है। आदमी प्रेम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब भी तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? प्रेम मुस्कुराते हुए अपना सरना में हिलाकर कहता है, नहीं, मैं समझ गया हूँ कि तुम इस तलवार को खरीदने के हकदार हो, इसलिए मैं अपने आप को नीलामी से बाहर करता हूँ। प्रेम और उस आदमी की ऐसी प्रतिस्पर्धा देखकर नीलामी घर में मौजूद सभी लोग हैरान और परेशान हो रहे थे। उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं, लेकिन कनक प्रेम की आवाज़ सुनकर हैरान हो जाती है। असल में जिस वक्त कनक हार की जांच करने के बाद हार को वापस कमरे में ले गई थी, उस वक्त उसने प्रेम की थोड़ी सी आवाज़ सुनी थी। इसी वजह से कनक ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसका अंदाजा सही है या गलत। लेकिन फिर भी इस वक्त कनक काफ़ी खुश थी, क्योंकि जिस चीज़ की बोली जितनी अधिक लगेगी उतना अधिक मुनाफा कनक को मिलेगा। इसीलिए 1500 सोने के सिक्के वाली तलवार को 3000 सोने के सिक्कों में जाता हुआ देखकर कनक काफ़ी खुश हो जाती है और खुशी से चहते हुए कहती है, ठीक है, हम अग्निकुंड तलवार की नीलामी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये 3000 सोने के सिक्कों में आपकी हुई। इतना कहने के बाद कनक आदमी को एक कार्ड देते हुए कहती है, नीलामी खत्म होने के बाद जब आप 3000 सोने के सिक्के दे देंगे तब आपको इस कार्ड को दिखाकर अग्निकुंड तलवार मिल जाएगी। इतना कहने के बाद कनक सभी लोगों की तरफ मुस्कुराकर उत्साह भरी आवाज में कहती है, ठीक है, हमारी पहली नीलामी बहुत अच्छी गई, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू बी कंटिन्यू, प्लीज रीड मोर टू द नेक्स्ट चैप्टर।